Hi everyone, welcome to all of you in today's class. First of all, I would like to say sorry to everyone क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और इसका रीजन हमने बताया भी था और आप लोग को मैसेज भी किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या बहुत सारे बुक इसको लिखता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये क्यों लिखता है उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो माइकल फैराडे साहब ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, एक पिक्चोरियल पिक्चर के रूप में या ग्राफिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किया। किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। इट मीन्स हम लोगों ने अभी तक जो भी कैलकुलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पॉइंट चार्ज हो या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज हो या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला मैथमेटिकल वे यूज किया था कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन इस मेथड से हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर के रूप में स्टडी करेंगे, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा। अगर कोई चार्ज है या फिर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी हो, कहीं पर चार्ज रखा हुआ हो, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके सराउंडिंग में, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कैसा है, इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये एक इमेजिनरी कर्व है, इमेजिन किया गया है, एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के अराउंड एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये हम लोग इमेजिन करते हैं, अपने से कुछ एजम्पशन लिए हैं, माने हैं, ताकि जो लेंदी कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए, उसको अवॉइड कर सके, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मिनिमाइज करें। हाँ, यहां पर भी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, हम लोग देखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन का यूज होगा, लेकिन वो सिंपल होगा किसके रिस्पेक्ट में, जो हम लोगों ने पीछे यूज किया था। तो ये एक सिंपल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करके देगा। क्लियर? तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, और फिर ये एजम्पशन लिया गया तो किस बेसिस पर लिया गया, कैसे ये लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको ड्रॉ किया गया। लेकिन यहां पर जो भी एजम्पशन लिया गया है वो एजम्पशन पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया है उसको वायलेट नहीं करता है, उसको रॉन्ग नहीं करता है, उसको लेते हुए यहां पर एजम्पशन लिया गया। ये जो एजम्पशन है जिस बेसिस पे ड्रॉ किया जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी जानते हैं, या फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी के रूप में इसको जानते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कर्व है, इमेजिन किया हुआ कर्व है, जो किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो करता है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया से कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। क्लियर? वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड देगा, और किसी पॉइंट पर डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए उस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वही टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई चार्ज है यहां पे, अब इस चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कुछ कर्व से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ऐसे कुछ कर्व से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यहां पर जो ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस कर्व के द्वारा, जो कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है,
अब यहां से आपको कहेगा कि नहीं ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो और फिर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर यूनिट एरिया लो और देखो वहां से नॉर्मली कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, वही लाइंस ऑफ फोर्स, उसी का नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। और फिर मान लो डायरेक्शन कहा जाए कि इस पॉइंट पर बताओ डायरेक्शन, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कहेगा इस पॉइंट पे डायरेक्शन, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इट मींस ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो कहीं पर भी फील्ड लाइंस गिवन हो तो आप नंबर ऑफ लाइंस देखो और फिर डायरेक्शन के लिए उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करो। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एक स्पेशल केस। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो उस केस में डायरेक्टली हम लोग को डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन का ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर तो टेंजेंट ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे कि कब ये सिंपली स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगा या फिर ये बेंड कर जाएगा, फिर इसको ड्रॉ कैसे किया गया और फिर इसका प्रॉपर्टीज जो है उस प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस बेसिस पर ड्रॉ किया गया है या एजम्पशन कैसे लिया गया है, कैसे इमेजिन किया गया है कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नीट्यूड उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर डायरेक्शन कैसे, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखेंगे। इट इज इमेजिनरी कर्व विच गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। फिर हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग नॉर्मली टू इट। किसके नॉर्मल, वो कोई सी चार्ज के सराउंडिंग में आप यूनिट एरिया लेते हैं तो उसके नॉर्मली जो पास करने वाला लाइन होता है, कर्व होता है, वो मैग्नीट्यूड देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसके यूनिट एरिया में देखो कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, वही लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना है। मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हो गया। मान लीजिए यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे और फिर डायरेक्शन। हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखेंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है यूनिट एरिया से, और फिर डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए उस कर्व पे टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। अब ये कर्व कैसे ड्रॉ किया गया, लाइंस कैसे ड्रॉ किया गया, तो उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको कैसे ड्रॉ किया गया, या ये जो एज्यूम किया गया, ये जो इमेजिनरी कर्व है, तो ये किस बेसिस पर एजम्पशन लिया गया है, ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। कि आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है या कोई भी चार्ज है, या प्लस क्यू है या फिर माइनस क्यू है। हम लोगों ने जो पीछे टॉपिक पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था कि यहां से सर्टेन डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, या इस चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे, मान लो कि यहां से सेपरेशन आर है या फिर यहां पे सेपरेशन आर है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर भी मैग्नीट्यूड वही होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन यहां पे टुवर्ड्स चार्ज होता था और यहां पे अवे फ्रॉम चार्ज होता था। लेकिन टुवर्ड्स चार्ज हो या अवे फ्रॉम चार्ज हो तो किस लाइन में होता था, तो ये इसी को मिलाने वाला, इस चार्ज को इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन में अवे होता था, या टुवर्ड्स हो तो मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम होता था। अब सिंपली हम ये कहने जा रहे हैं कि आपको इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में
लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, तो आप क्या करो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो और इसको फ्री छोड़ दो मूव करने के लिए। तो जैसे ही आपको इसको फ्री छोड़ोगे तो क्या होगा, हम लोगों ने तो पढ़ा है पीछे कि इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगा। यानी ऐसे कुछ हम लोगों ने पीछे याद कीजिए, ऐसे कुछ लिया था कि ये अवे फ्रॉम चार्ज होगा। और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को आप छोड़ते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इस पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में। मान लो कि यहां पर आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करो तो इस लाइन में इधर फोर्स लगेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, और ये मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो पाथ को फॉलो करेगा वही पाथ उसका इस चार्ज का फील्ड लाइंस कहलाएगा। फिर से देखो हमने क्या कह दिया कि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, अब इसका हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो और इसके सराउंडिंग में छोड़ दो किसी पॉइंट पे। मान लो हमने इस पॉइंट पे छोड़ दिया कितना चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को, तो इसके फील्ड के वजह से इस पे फोर्स लगेगा और जैसे ही आप फ्री छोड़ोगे तो ये मूव करेगा और अपने मोशन के ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा, वही पाथ इस चार्ज का फील्ड लाइंस कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो मान लो कि इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर, अवे फ्रॉम चार्ज इधर है, तो ये चार्ज इधर मूव करने लगेगा। अब ये जो पाथ फॉलो करेगा यही पाथ इस चार्ज का लाइंस ऑफ फोर्स या सिंपली कहें फील्ड लाइंस कहलाता है। अब लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहा गया, क्योंकि आप इस पॉइंट चार्ज को रखोगे तो इस पे फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स के अलोंग ये मूव कर रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी सिंपली नाम दिया गया। आप इसको रखे यहां पे, इस पे फोर्स लगा और इसी लाइन में फोर्स लग रहा है तो जिसमें ये मूव कर रहा है, तो यहां पे इसीलिए उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला गया। अब हो सकता है कि इस पॉइंट पे हम +1 कूलम को रख दें तो फिर ये इस पाथ को ऐसे फॉलो करेगा, हम यहां पे +1 कूलम को रख दिए तो फिर ऐसे पाथ को फॉलो करेगा। यानी कि जहां पर भी आप छोड़ोगे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पर भी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो उस पे फोर्स लगेगा और वो उस फोर्स के अलोंग, उस फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस पाथ को फॉलो करेगा वही पाथ इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज था फोर्स का डायरेक्शन, और ये निगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स चार्ज। तो यहां पर टुवर्ड्स होगा तो यहां पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रखोगे तो इधर मूव करेगा, यहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो तो ये इधर मूव करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वही पाथ यही फील्ड लाइंस होगा। इसी बेसिस पर इमेजिन किया गया है, ड्रॉ किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। हमने अभी क्या देखा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट होगा स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। लेकिन ये दोनों चार्ज जो है वो आइसोलेटेड है, अलग अलग है, एक दूसरे के इफेक्ट में नहीं है। लेकिन दो चार्ज एक साथ कहीं पे हम लोग लेंगे, जब एक दूसरे पर इफेक्ट होगा तो वहां पर देखेंगे ये लाइंस ऑफ फोर्स बेंड कर जाएगा। तो ये सारे चीज कि कब ये स्ट्रेट लाइन होगा, कब ये बेंड कर जाएगा, तो ये सारे एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिसको प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। हम लोग जो ये लाइंस ड्रॉ करते हैं तो जो रूल्स को फॉलो करते हैं वही प्रॉपर्टीज के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज या कहें तो एजम्पशन, या बहुत सारे बुक में लिखा रहता है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। यानी जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा, ऐसे हम लोग लाइंस निकालेंगे बाहर की ओर। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये किस बेसिस पर लिया गया, तो अभी जस्ट आप लोगों को हमने एक एग्जांपल से समझाया कि आप एक
पॉजिटिव चार्ज लो, पॉइंट चार्ज, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ो। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस चार्ज के फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो ये कुछ पाथ फॉलो करेगा। तो हमने कहा था कि यहां पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, तो ये जो पाथ भी फॉलो करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जो इसका पाथ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, या यहां पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो तो यहां पे पाथ इसका ऐसा बनेगा। तो यहां पर ये पाथ कैसे फॉलो कर रहा है, ये अवे फ्रॉम चार्ज इस टाइप से। तो इसीलिए तो यहां पर एजम्पशन क्या लिया गया कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स या सिंपली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे ऑरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट। हमने अभी जस्ट एग्जांपल लिया था, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज ले लो और यहां पे +1 कूलम चार्ज को आप छोड़ दो, तो ये चार्ज पे इसके फील्ड की वजह से, इसका फील्ड कैसे है यहाँ पे ऐसे है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये कुछ ऐसे मूव करेगा, इट मींस टुवर्ड्स चार्ज मूव करेगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या सिंपली कहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होगा, टुवर्ड्स चार्ज। ये कहां पे टर्मिनेट करेगा, ये जितना भी लाइंस है ये नेगेटिव चार्ज पे। फाइनल, इट मींस कभी भी हम लोग को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना हो, तो पॉजिटिव चार्ज से उसको ऑरिजिनेट करेंगे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करें। या दूसरे वे में कहें कि कहीं पे लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट हो रहा है कहीं से, तो समझिए वो कहां से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से। अगर कहीं पे टर्मिनेट हो रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, यहां पे हमने लिख दिया कि ये Q2 है और यहां पे हमने लिख दिया Q1 है, तो आप जैसे ही देखना कि ये लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट हो रहा है, इट मींस ये Q1 पॉजिटिव नेचर का है, और यहां पे टर्मिनेट हो रहा है, इट मींस ये Q2 किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। तो नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगा और पॉजिटिव पे ऑरिजिनेट करेगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख लो। हम लोग फिर सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज पे ऑरिजिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा, और क्यों होगा उसको भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या लेने जा रहे हैं कि अगर कहीं पे ऑरिजिनेट हो रहा है, किसी पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, तो उसका नंबर क्या होगा। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज Q है, अब यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट हो रहा है, इसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड है। अब इससे डिफरेंट मैग्नीट्यूड का लेंगे। मान लो कि यहां पर एक मैग्नीट्यूड ले लो 2 कूलम और यहां पे 3 कूलम ले लो, तो क्या दोनों जगह सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आप सोचो, क्या जितना लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे ऑरिजिनेट होगा उतना ही यहां से होगा। आप सोच करके देखो, ये लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया क्या देता था, मैग्नीट्यूड देता था। तो आपने जो पीछे पढ़ा है अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, उतना जितना डिस्टेंस आप यहां ले रहे हो उतना ही डिस्टेंस पे क्या यहां पर भी मैग्नीट्यूड होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या देखा था, ये Q/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगा। इट मींस हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड ऑन चार्ज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। या दूसरे वे में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आप मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो आप जो चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्स को ऑरिजिनेट या टर्मिनेट कर रहे हो उसका नंबर वेरी करेगा, बढ़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो यहां पे फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा होगा और यहां पे कम होगा। अगर इसी पे क्वेश्चन देखा जाए तो आपको क्वेश्चन भी यहां से मिलता है कि आपको गिवन होगा कि Q1 चार्ज है और यहां पे Q2 चार्ज है। अब यहां पे फील्ड लाइंस दिया हुआ है ऐसे कुछ, बस इसी पे बेस्ड आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, आपको कहा जाए बताइए
Q1 और Q2 दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है? तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे लाइंस ऑफ फोर्स। जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5 और यहां पे 4 है, तो यहां पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स लेस है कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा Q2 का, वो ग्रेटर होगा किससे? Q1 का। तो इसी वजह से इस Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर यहां के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो जब भी आप फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे, तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, और यहां पे ध्यान रखना हमने दो आइसोलेटेड चार्ज लिया है, दो चार्ज को एक साथ रखेंगे तो यहां पे हमने अलग अलग रखा है, इसको आइसोलेट करके रखा है। इसका क्या मीनिंग है कि Q1 हमने रखा, ड्रॉ किया, और फिर इसके इफेक्ट में दूसरे को नहीं रख रहे हैं। हम लोग आगे देखेंगे जब दो चार्ज एक साथ रखेंगे तो वहां पर कुछ अलग टाइप का आएगा कर्व। अभी हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड ले रहे हैं। इसका मीनिंग हमने जो पीछे भी बनाया था तो वहां पे और लिख दिया था, क्या लिया था कि अगर Q1 ले लिया तो हम आइसोलेट कर रहे हैं, इसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं है, तब ये ड्रॉ कर रहे हैं। नहीं तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे आइसोलेटेड लिए हैं, यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं, ये आइसोलेटेड है, या और करके लिख दो ये दोनों आइसोलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट में नहीं है। आपको जब भी मैग्नीट्यूड डिसाइड करना हो तो आप क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करना। जहां पे नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज्यादा होगा वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, जहां पे कम होगा वहां पे लेस होगा। तो आप इस प्रॉपर्टी को लिख लो। आप इसको एग्जाम्पल के साथ लिख लो। हमको पहले ये लिख लेना है। अभी हमने जो डिस्कशन किया उस बेसिस पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और ये ध्यान में रखना दोनों आइसोलेटेड है, एक दूसरे के नजदीक नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होगा तो इसका इफेक्ट आएगा, और फिर ये जो लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैसा होगा तो हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में आगे देखते हैं। अभी याद रखना ये दोनों आइसोलेटेड है, इसका इफेक्ट यहां पर नहीं है और इसका इफेक्ट यहां पे नहीं है। अब यहां पे हमको कहा जा रहा है कि बताओ इस दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा है, तो Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 से ग्रेटर होगा। तो ये हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टी था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड ऑन चार्ज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। हाँ, एक चीज और है कि यहां पर ये निगेटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव केवल ये बताएगा कि ये टर्मिनेट करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स किधर होता, अभी जो एरो इधर है ये नीचे की ओर होता, यहाँ पे टर्मिनेट करता। तो टर्मिनेट कर रहा हो या ओरिजिनेट कर रहा हो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो हमको लाइंस ऑफ फोर्स देखना है। अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो एक ही चीज ये बताएगा, एक जगह से ओरिजिनेट होगा एक जगह टर्मिनेट होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ टर्मिनेट होता। लेकिन मैग्नीट्यूड का एनालिसिस करना है तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हमको क्या देखना है कि कितना लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहा हो या फिर टर्मिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट और टर्मिनेट केवल ये बताएगा नेचर कि नेगेटिव का है नेचर का या पॉजिटिव नेचर का। हमको नंबर ऑफ लाइंस देखना है, उससे पता चलेगा कौन, मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। तीसरा पॉइंट क्या है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अगर मान लीजिए क्रॉस करता है, ऐसा क्यों है, क्यों क्रॉस नहीं करेगा? तो हमने यहां पे ड्रॉ किया है कि अगर दो लाइंस को आप क्रॉस करवा देते हो, हमने दो कर्व लिया है, इस दोनों को क्रॉस करवा दिया है, तो यहां पे क्या होगा, अगर आप थोड़ा देर के लिए सोचो कि ये लाइंस नहीं है, केवल ये लाइन है, तो अगर इस पॉइंट पे क्रॉसिंग पॉइंट पर देखो तो इस इस कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे हो जाएगा। अगर ये कर्व देखो तो यहां इस पॉइंट पे इस पे ड्रॉ करो तो यहां हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो गया। लेकिन हम लोगों ने तो पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही होना चाहिए, वो भी कहां किधर होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करता है। ये बोर्ड में पूछता भी है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, तो वहां पर लिखिए व्हेन टू इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस ईच अदर देन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सिंगल पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। और यही वजह है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्रॉस करता है तो एक ही पॉइंट पर दो दो फील्ड हो जाएगा। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कहां पे ओरिजिनेट टर्मिनेट होगा ये फील्ड लाइंस, कितना नंबर ऑफ लाइंस, और थर्ड हमने क्या देखा कि ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दो लाइंस कहीं पर होगा तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं वो इससे रिलेटेड है कि दो पॉइंट चार्ज जो आइसोलेटेड नहीं है, दोनों पॉइंट चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तब यहां पे दोनों का लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाएगा। लेकिन हम लोग यहां पर दोनों के लाइंस ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट नहीं करवाएंगे, यहां पर उसको ऐसे बेंड करवा देते हैं। क्यों बेंड करवा देते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो जब दो लाइंस यहां पर तो दो आइसोलेटेड चार्ज नहीं है, तो यहां पर जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो इस टाइप से कुछ बेंड कर जाएगा। क्यों बेंड करेगा? क्योंकि एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये क्या है लेटरल प्रेशर? ये दोनों चार्ज के द्वारा, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करते हैं। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ लाइक चार्जेस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्चुअल में देखिए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या फोर्स लगाएगा, क्या प्रेशर लगाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो भी यहां पर देखा है, जितना भी पॉइंट्स, तो यहां पर एजम्पशन लिया गया है, और एजम्पशन ऐसे लिया गया है ताकि जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उसका वायलेशन नहीं हो, कहीं पे कंट्राडिक्शन नहीं आए। तो आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है, एग्जिस्टेंस में तो नहीं है, ये फोर्स या प्रेशर अप्लाई तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा एजम्पशन लो, क्योंकि अभी तक जो भी आप पढ़े हो सब तो एजम्पशन ही है। एक्चुअल है कहां? ये इमेजिनरी है, इमेजिन किया हुआ है, माना गया है, तो इसको भी मानो। आप क्या मानो कि जब आपने पिछला पॉइंट ये कहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा, तो अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखे हो और एक पॉजिटिव चार्ज, ये आइसोलेटेड नहीं है, एक दूसरे के नजदीक रखा हुआ है, तो यहां पर भी आई लाइंस ऑफ फोर्स यहां से भी ऑरिजिनेट होगा और यहां से भी ऑरिजिनेट होगा, तो दोनों को क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो हम लोगों ने पीछे भी क्या कहा था कि नहीं, ये क्रॉस नहीं करेगा। तो जब क्रॉस नहीं करेगा तो यहां पर क्या सिचुएशन आएगा? तो देखिए दो चीज यहां से हम लोग समझेंगे। पहला तो क्रॉस नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, हम क्या कह रहे हैं कि ये लैटरल प्रेशर एक दूसरे पर एक्सर्ट करेगा और ये इलास्टिकली कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा। यानी जहां पे फील्ड लाइंस नहीं है तो उसका क्या मीनिंग होगा, वहां पे फील्ड जीरो होगा। यहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं होगा, यहां पर फील्ड लाइंस नहीं है, इसका मीनिंग है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो याद करो, पीछे तो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट अगर ये सेम नेचर का चार्ज है दोनों, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मान लो कि ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ये मिडिल पॉइंट पे। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग होता था तो हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा था कि सेम नेचर के चार्ज के केस में न्यूट्रल पॉइंट का पॉसिबिलिटी कहां पर था, तो दोनों को मिलाने वाले लाइन के ये बीच में कहीं पे ये लाई करता था। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एग्जैक्टली मिडिल में होता था, और मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इसी लाइन पे कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता था। तो यहां पर अगर मैग्नीट्यूड आप दोनों का इक्वल ले रहे हो तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहां पे, ऑलमोस्ट ये दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो यहां पर होगा यहां पे एग्जिस्ट करेगा। ये सिमेट्रिक होगा, जैसा इधर डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट किए हैं, अगर नहीं लग रहा हो तो आप ये मान के चलो कि अगर ये दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो ये लाइंस
और ये लाइन सब इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ये किस बेसिस पे होगा, तो ये किस बेसिस पे, तो जो लाइक चार्जेज का लाइंस होगा वो क्या करेगा, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ऐसा एजम्पशन आप ले सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सब तो एजम्पशन ही है, तो आपको यहां से समझने में सुविधा होगी। और ये आप लेते हुए एजम्पशन तो एक और क्लियर एक पॉइंट आ जाएगा कि ये लाइंस ऑफ फोर्स जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो यही वजह है कि दोनों चार्जेस क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। हम लोगों ने तो पढ़ा था कि सेम चार्ज, सेम नेचर का चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल करता है। तो आप ऐसे समझो कि जब ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा दोनों लाइंस, तो इसी वजह से इस दोनों चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। उसी को हमने यहाँ पे नोट करके लिखा है, दिस लेटरल प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस। तो आप इसको समझ सकते हो। तो जब लाइक चार्ज लोगे तो है, अगर आप लाइक चार्ज नहीं, डिफरेंट नेचर का चार्ज लेते हो आप, यहां पर मान लो प्लस क्यू ले रहे हो और यहां पर भी क्या ले रहे हो, माइनस क्यू ले रहे हो, यहां पर भी क्यू प्लस ले रहे हो और यहां पे माइनस क्यू ले रहे हो, मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है, तो यहां से ऑरिजिनेट होगा और यहां पे टर्मिनेट होगा। और जो सिचुएशन लाइंस ऑफ फोर्स का यहां पे हमने लिया है वही यहां पे लिया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो जितना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे होगा, यहां उतना ही होगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखो, ये हम लोग का कौन सा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। ओके, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अब इसको समझो क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो कहीं पर भी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, तो इसको हम लोग दो वे में समझते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि यहां से ऑरिजिनेट होगा और यहां पे टर्मिनेट होगा, या यहां पे ये चार्ज नहीं है तो ये यहां पे ऑरिजिनेट होगा और कहीं पे जाके टर्मिनेट होगा, या तो इनफाइनाइट पे होगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज होगा आसपास में तो वहां पे टर्मिनेट होगा। हमने ऐसा पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से निकला और फिर यहीं पे आके टर्मिनेट भी हो गया। क्लोज लूप कब बनेगा, जहां से ऑरिजिनेट हुआ वहां पे टर्मिनेट कर जाए, यहां से ऑरिजिनेट हुआ फिर यहीं पे आके टर्मिनेट कर जाए, तभी तो ये क्लोज लूप बनाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है कि नहीं, ये पॉजिटिव पे ऑरिजिनेट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा। तो इस केस में जब आप पॉजिटिव पर इसको ऑरिजिनेट करवाओ और नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव पे ऑरिजिनेट और यहां पर नेगेटिव पे टर्मिनेट, तो क्या ये क्लोज लूप बन रहा है क्या, नहीं, ये क्लोज लूप नहीं बनेगा। यानी कि क्लोज लूप बनाने के लिए सेम पॉइंट पे ऑरिजिनेट और टर्मिनेट करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सेम पॉइंट पे ऑरिजिनेट टर्मिनेट करता नहीं है, ऑरिजिनेट पॉजिटिव पे होता है, टर्मिनेट नेगेटिव पे होता है। दूसरे वे में ऐसे समझो, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स जिसके द्वारा राउंड पाथ में वर्क डन क्या होता था, जीरो होता था। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहां पर फील्ड के द्वारा जो फोर्स होगा वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मान लो आप एक क्लोज लूप ले लेते हो, अब टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड होगा, यहां पर भी टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड, यहां पर भी टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड होगा और यहां पर भी टेंजेंट के डायरेक्शन में फील्ड होगा। अब इस क्लोज पाथ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड पाथ में वर्क डन जीरो होता है। अब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पाथ के अलोंग मूव करवाओ और निकालो कि फील्ड के द्वारा क्या वर्क डन हो रहा है। मान लो कि हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे या कहीं पे यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं, एक चार्ज हम ले रहे हैं, इससे फोर्स टेंजेंट के अलोंग होगा क्योंकि फील्ड भी इधर ही लग रहा है। अब इसमें वर्क डन फील्ड के द्वारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, एफ हो जाएगा क्यू ई और डी एस तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, टेंजेंट के अलोंग ही होगा, तो फोर्स और फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल, तो कॉस 0 डिग्री। अब ये पूरे क्लोज लूप के लिए छोटा छोटा वर्क डन निकाल करके आप ऐड करो, कभी भी ये 0 नहीं आएगा, जबकि वर्क डन 0 आना चाहिए था। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा। अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो फील्ड के द्वारा वर्क डन 0 होना चाहिए था। अब आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए ये क्या है, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया है, यहां पर हमने ऐसे कुछ कर्व ड्रॉ किया है फील्ड
लाइंस को ड्रॉ किया है। तो यहां पर देखिए इस रीजन में आप ये छोटा सा एक एरिया लीजिए और उतना ही बड़ा एरिया यहां लीजिए, तो आप कहां कहोगे डेंस है फील्ड लाइंस? तो यहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा है और यहां पे कम है। याद करो जब हमने स्टार्ट ही किया था तो क्या कहा था कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो आप देखोगे कि यूनिट एरिया से कितना लाइंस पास कर रहा है। तो यहां पर भी अगर ये इतना एरिया लेते हो तो यहां से कितना लाइंस पास कर रहा है? 1 2 3 4, और उतना ही एरिया अगर यहां पर ले लेते हो तो कितना पास कर रहा है? 2 ही। तो कहां पे मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा, यहां या यहां? तो ऑब्वियस है यहां पे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स डेंस है तो गिवन एरिया में लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास करेगा। किसके कंपेरिजन में? यहां के कंपेरिजन में। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्स के बीच सेपरेशन कम है, ये सेपरेशन कम है, दोनों दो लाइंस के बीच सेपरेशन कम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। यहां पे सेपरेशन ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम। तो वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइंस। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। और आपको जहां पर भी डाउट हो, किस पॉइंट पे कंफ्यूजन हो, तो आप टाइम नोट करके वहां पे कमेंट कर देना कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत है, या फिर मैसेज करना, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उस पर मैसेज कर देना, हम वहां पे फिर क्लियर कर देंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर व्हाइल फ्यू लाइंस पास थ्रू इंसुलेटर। फ्यू या सिंपली हम लोग देखेंगे, ये भी देखेंगे कि लाइंस पास थ्रू इंसुलेटर। देखिए ये क्या कहने जा रहे हैं, यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे और कहीं पे कंडक्टर होगा रखा हुआ, तो लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग कंडक्टर से पास नहीं करवाएंगे या कंडक्टर से इंटर नहीं करेगा। जबकि इंसुलेटर में लाइंस ऑफ फोर्स पास तो करेगा लेकिन कुछ फ्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्यू लिख दिया। पास तो करेगा लेकिन कुछ पास करेगा। इट मीन्स जो उस इंसुलेटर के आउटसाइड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होगा उसके रिस्पेक्ट में कम होगा, इसलिए हमने फ्यू रख दिया है। नहीं तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि व्हाइल लाइंस पासेस थ्रू इंसुलेटर। कैसे? तो समझो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कि आपके पास दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव। यहां पर जो फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होगा, या फील्ड लाइंस जो होगा उसका सिचुएशन कुछ ऐसे होगा। आई थिंक ये क्लियर है। ये पॉजिटिव, इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, यानी इस चार्ज की वजह से। इसको हम एक्सटर्नल बोलने जा रहे हैं। क्यों एक्सटर्नल बोलने जा रहे हैं तो आगे समझ में आएगा। यानी इस दोनों प्लेट पे जो चार्ज है उसके वजह से, इस दोनों कंडक्टर या प्लेट बोले, इस पे जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो कि इसके दोनों के बीच में अब आप एक कंडक्टर लाके रख दो। अब कंडक्टर लाके रखोगे तो क्या होगा? अब यहां पर कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लगेगा और वहां पे पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसका, उस पे इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब यहाँ पे कलेक्ट होगा और इस साइड इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग को एक पोर्शन ही है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये समझो कि हम लोगों ने इंडक्शन पढ़ा था, उस बेसिस पे समझो कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और फिर यहाँ नेगेटिव है तो उतना ही पॉजिटिव। तो इस चार्ज के इंड्यूस्ड होने के वजह से यहां पर इसके अंदर ये चार्ज के इंड्यूस्ड होने की वजह से इसके अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड फील्ड। तो इस चार्ज इंड्यूस्ड होने की वजह से एक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करने लगा, और ऑलरेडी पहले एक एक्सटर्नल फील्ड था। तो आप कहोगे कि इसके इनसाइड नेट फील्ड क्या होगा? तो नेट फील्ड हो जाएगा एक्सटर्नल और प्लस इंड्यूस्ड फील्ड। अब देखो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। जितना चार्ज यहां पर है उसके वजह से इंड्यूस्ड चार्ज है, और जितना चार्ज यहां है, देखो ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो।
इसका क्या मीनिंग है कि इस कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड ही नहीं है। तो आप ही बताओ, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस बेसिस पे, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे? नहीं, फील्ड लाइंस होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। उसी को सिंपली कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा तो नहीं होगा। इंसुलेटर के केस में अब यहां पे प्लस क्यू ले रहे हो और यहां पे माइनस क्यू, तो यहां पर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा ये चार्ज इसके मैग्नीट्यूड से लेस होगा। ये जो क्यू डैश मान ले रहे हैं कि ये निगेटिव हो जाएगा और यहां पे क्यू डैश पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर ये जो क्यू डैश है वो लेस देन होगा क्यू से। इस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के केस में ये लेस होगा। क्यों लेस होगा? तो इंडक्शन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जाके उसको आप चेक करो कि इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड का एक रिलेशन देखा था इंड्यूसिंग चार्ज से। तो उस केस में हम लोग देखा था कि इसमें तो सेम मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर या इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। तो इस केस में ये मैग्नीट्यूड लेस है, तो यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी यहां पर तो दोनों इक्वल था मैग्नीट्यूड में, यहां पर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल था, लेकिन इस बार इस केस में ये लेस हो जाएगा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसके डायरेक्शन में? एक्सटर्नल के डायरेक्शन में। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेगा। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर से हम लोग पास नहीं करवाते हैं, लेकिन इंसुलेटर से पास करवाते हैं। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और इसका रीजन हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ लेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको हम डिटेल में बताएंगे। वहां पर भी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। तो वहां पर आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, तो यहां पर कुछ समझने में दिक्कत होगी। हम जो बताएंगे आपको पोटेंशियल मेथड से बताएंगे। तो जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, देखेंगे इसके बारे में, तो आप इसको रहने दीजिए। इसका रीजन क्या है अब इसको समझ लीजिए केवल, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अगर कंडक्टर होगा कहीं पे, तो वहां पे कंडक्टर से पास तो नहीं करेगा, लेकिन उसके सरफेस पे कहीं पर ऑरिजिनेट या टर्मिनेट हो रहा है, तो हम लोग कैसा करेंगे? नॉर्मली करेंगे। और इसका रीजन खुद ब खुद आपको जब हम वहां पे डिस्कस करेंगे तो आपको हम रिमाइंड करवा देंगे कि वहां पे हम छोड़े थे, और फिर उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहां देखिए, आप यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होगा, लेकिन यहां पे आप टर्मिनेट नहीं, ये टर्मिनेट किया तो नॉर्मली करेगा। मान लो कि यहां से आप लेते हो तो आप ऐसे मत लो, ये नॉर्मल नहीं है। इस कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर पे नॉर्मल ऐसे होगा, इस लाइन में ऐसे होगा। तो जब ये लाइंस ऑफ फोर्स आप ड्रॉ करोगे तो यहां पे तो लाओगे, लेकिन जब ये टर्मिनेट करेगा यहां पे, तो ये लगना चाहिए कैसे टर्मिनेट कर रहा है? नॉर्मली। यहां पे लाओ और सीधे नहीं लाओ, यहां पर आप क्या करो? ऐसे कुछ कर दो। यहां पे लगना चाहिए कैसे जा रहा है? नॉर्मली जा रहा है। ये एपियर होना चाहिए, जहां पे टर्मिनेट हो रहा है वो जाके आगे कहां मिलेगा? सेंटर पर मिलेगा। ये लगना चाहिए कहां पे? आप ऐसे थोड़ा सा मोड़ दोगे, यहां पे नॉर्मल कर दोगे, तभी ये एपियर होगा। या यहां पे टर्मिनेट हुआ या फिर ऑरिजिनेट होगा। यहां पे मान लो कि यही वाला सिचुएशन आप लेते हो, तो ऑरिजिनेट थोड़ा सा ऐसे निकालो और फिर ऐसे बेंड कर दो, फिर यहां पर भी ऐसे निकलेगा, नॉर्मली निकलेगा, तब ये ऐसे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये और ये तो डायरेक्टली नॉर्मल हो जाएगा। देखो ये तो सेंटर से जाके मिलेगा, तो ये तो डायरेक्टली नॉर्मल है, तो इसलिए हमने यहां पे बेंड नहीं किया है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर पे आप यहाँ पे टर्मिनेट करवा रहे हो इसके सरफेस पे, या ऑरिजिनेट करवा रहे हो, तो यहाँ पे ये लगना चाहिए नॉर्मल। ये तो नॉर्मल है डायरेक्टली, ये भी नॉर्मल लगना चाहिए। यहाँ और ये ऑरिजिनेट हो रहा है, यहाँ भी ऑरिजिनेट हो रहा है, तो नॉर्मल लगना चाहिए ये वाला। तो ये देखिए ना, लगेगा एपियर होगा कि ये सेंटर से आ रहा है। तो जो भी सेंटर से एपियर होगा आता हुआ या सेंटर पे जाता हुआ, वही नॉर्मल होता है स्फेरिकल के केस में। तो ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, आपको इसका रीजन समझाएंगे जब इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये सारा पॉइंट्स आप याद रखिए और हम लोग इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज एक दो बेसिक क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, इसके बाद डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन भी गिवन है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आज हम एक दो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन आपको एज ए वर्क हम देंगे और आपका उसको आंसर कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आप पहले इसको नोट कर लो।
इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, व्हाट इज द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2 एंड विच वन इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। यानी Q1 Q2 का नेचर बताना है और कौन मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर होगा। तो देखो यहाँ पे नेचर डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि कहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कर रहा है और कहां पे टर्मिनेट कर रहा है। यहां पे Q1 पे ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन Q2 पे टर्मिनेट कर रहा है लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब है Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 नेगेटिव होगा। Q1 पॉजिटिव क्योंकि यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, तो Q1 पॉजिटिव और फिर Q2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का काउंट करेंगे। Q1 पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स और फिर Q2 पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे। तो Q1 पे आप काउंट कीजिए और फिर Q2 पे काउंट कीजिए। तो Q1 पे लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा ज्यादा होगा Q1 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि Q1 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा Q2 से। तो ये रहा फाइनल आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डिटेल में इस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे और फिर इससे रिलेटेड टॉपिक जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।